everyone, welcome to English Literature with Sumona. Today we are going to study BA Semester 2nd English Honors BBMKU and VBU. यूनिट 4 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉपिक है द सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल। सबसे पहले हम लोग ये एक थॉट है जो मेरे द्वारा लिखी गई है, इसको देख लेते हैं। लेबर इज ओनली वे ऑफ सक्सेस। परिश्रम ही ऐसा चीज होता है जिससे हमें सक्सेस मिलती है, तो लगातार परिश्रम करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, सो फिर स्टार्ट कर देते हैं। और मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पाई थी, जिसके लिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रही पिछले कुछ दिनों से। सो मैं वीडियो नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं कंटिन्यूअसली वीडियो दूंगी और जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे सिलेबस के मैं मतलब ये जो सेकेंड सेमेस्टर का जितने भी ये है टॉपिक्स हैं उनके मैं एमसीक्यूज भी दूंगी, और क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में, क्या क्या टॉपिक होंगे और किस तरीके से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके समझ के लिख सकते हैं क्वेश्चंस को, वो मैं बताऊंगी, डील करूंगी। सो टाइम लॉस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन। तो ये जो है ना, ये एक सॉन्ग है, एक तरीके से पोएम तो है लेकिन सॉन्ग है ये। तो ये जो द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनिस्टर, तो ये जो हिंदुस्तानी मिनिस्टर, हिंदुस्तानी मतलब वही है इंडियन, है ना, जो कि इंडिया में रहते हैं लोग। और मिनिस्ट्रल का मीनिंग होता है, मिनिस्ट्रल इज अ कोर्ट सिंगर एंड म्यूजिशियन who entertains the courts of the kings and lives on the patronage of a royal family। ये जो पहले के जमाने में जो राजा के दरबार होते थे, वहां पर सॉन्ग वगैरह होते थे उन्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए राजा के कोर्ट में। तो ये लोग एंटरटेनमेंट करते थे और इनके मतलब वो जो पैसे देते थे, मीन्स इसी से उनकी लाइवलीहुड चलती थी, उसी से इनकी जीविका चलती थी। सो इसी पर बेस्ड है ये पोयम, ये सॉन्ग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एक सेकंड, सबसे पहले हम लोग ऑथर इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल सॉन्ग जिन्होंने लिखा है तो ये कौन है। ओके, फिर सबसे पहले ऑथर इंट्रोडक्शन देखेंगे। हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो, तो यही है। ओके, was born in 1809 and he died very early at the age of 22 in 1831. The son of an Indo-Portuguese father and an English mother. His liberal spirit of inquiry had a great influence on his students and his threatened conservative opinions. हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ और उनकी जो मृत्यु थी वो बहुत ही कम एज में हुई थी। 22 के एज में उन्होंने इस पृथ्वी को अलविदा कह दिया था, मतलब 1831 में उनकी मृत्यु हो गई थी। द सन ऑफ एन इंडो पोर्टुगीज फादर और एन इंग्लिश मदर। हिज लिबरल स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, उनकी जो एक स्वतंत्र सोच थी, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, प्रभावित करती थी स्टूडेंट्स को। और जो कंजर्वेटिव होते थे उस समय, जो कि ब्रिटिशर्स होते थे, उन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है, जो कि अपर कास्ट जिसको बोल सकते हैं, एलिट बोल सकते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं डराती थी, उन्हें डर लगता था उनके ओपिनियन से, क्योंकि वो बिल्कुल खुले विचार रखते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, और वो देशभक्त भी थे। उनके पोयम से, उनके राइटिंग से इस चीज का पता चल जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक पोएट्स, स्पेशली शैली, केट्स, बैरन, स्कॉट और मुरे। उनका जो रोमांटिक इन्फ्लुएंस था वो उन्हें मिला था शैली के पोएम से या फिर राइटिंग स्किल से, किट्स के, बैरन से, स्कॉट के और मुरे के।
प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर पैट्रियोटिज्म एंड नेचर। उनकी जो पोयम की जो प्रोमिनेंट थीम हुआ करती थी तो वो नेचर पे और देशभक्ति उसमें बहुत ज्यादा होती थी, उन वो जो भी पोयम लिखते थे। डेरोजियो इज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द बंगाल रेनाइजेंस। डेरोजियो को बंगाल रेनाइजर का भी पाइनियर यानी सुधारवादी भी कहा जाता है, रेनाइजर का, है ना, पुनर्जागरण का। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1831 ऑन द चार्ज ऑफ करप्टिंग द माइंड्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने कहा इस चीज में पहले ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि इनके जो भी थॉट्स होते थे तो वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे। लेकिन उस समय चूंकि जो सिचुएशन था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था और वो पूरी तरीके से हावी हो चुके थे इंडियंस पे, तो कोई भी अगर उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलता था, है ना, अगर कुछ भी तब लोगों को बोलता था उनके अगेंस्ट में, तो वो चीज उन्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो आवाज को दबाने का कोशिश करते थे। तो इसीलिए क्या रिजल्ट आया कि उन्हें 1831 में उनको डिसमिस कर दिया गया। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, सो उन्हें डिसमिस कर दिया गया था। हिज पोइट्री इज नोटेड फॉर इट्स नेशनलिस्टिक जील। उनकी जो पोइट्री थी ना, तो उन्हें वो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, ओके। तो उनकी जो थॉट्स होते थे, पोइट्री होती थी, वो नेशनलिस्टिक जील पर बेस होती थी। यू नो, नेशनलिस्टिक जील क्या होता है कि देशभक्ति की भावना समाहित होना। तो उनके हर एक पोइट्री में देशभक्ति की भावना समाहित होती थी। इसीलिए डेरोजियो को क्या कहा जाता है? डेरोजियो को कहा जाता है, डेरोजियो इज ट्रूली अ सन ऑफ द सोल, यानी मातृभूमि के संतान है। कौन? डेरोजियो। ओके, तो फिर नेक्स्ट अब देख लेते हैं द सॉन्ग। अब सॉन्ग को हम लोग देख लेंगे, सॉन्ग का इंट्रोडक्शन, कि ये जो सॉन्ग है, ये जो पोयम है, तो वो किस पर बेस है, इसका थीम क्या है, तो देख लेते हैं। द पोएम सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल इज वेरी एब्जॉर्बिंग पोएम बाय एच.एल. डेरोजियो पब्लिश इन 1827। ये जो डेट्स है ना, इसको बिल्कुल ही याद रखना है ना, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी राइटिंग करोगे या पोएम के बारे में या फिर डेरोजियो के लिखी हुए पोएट्री के बारे में, तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। So 1827 as a part of his first book of poetry, ये उनकी जो पोइट्री की फर्स्ट बुक का पार्ट है। The poem has 9 stanza of 4 lines each। पोएम में 9 स्टैंजर है और हर एक लाइन में मतलब हर एक स्टैंजर में 4 लाइन है। द पोएट यूजेस वेरी टचिंग वर्ड्स। और पोएट, ये जो सॉन्ग है, जो पोएम है, इसमें बहुत ही टचिंग वर्ड्स यूज किए हैं, इमेजेस यूज किए हैं, कंपैरिजन किए, मतलब किए हैं इस पोएम में। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पोएम 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट, द स्पीकर डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड। फर्स्ट में क्या होता है ना, हाँ, अब मैं इस पोएम के बेस को थोड़ा सा यहाँ बताऊंगी। इन द फर्स्ट स्टैंजर ऑफ द पोएम, और ये जो पोएम है, ये बेस है, ये जो मिनिस्ट्रल है, ये लवर होता है जो अपने बिलव्ड को एड्रेस करके उनकी उसकी तारीफें करता है। तो इन द फर्स्ट स्टैंजर ऑफ द पोएम, द लवर डिस्क्राइब्स द incomparable beauty of his beloved and makes her realize her uniqueness। तो फर्स्ट स्टैंजर में जो पोएट होते हैं वो अपने बिलव्ड के ब्यूटी के बारे में इनकम्पेरेबल, मतलब उसके ब्यूटी को कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, ऐसा डिस्क्राइब करते हैं। और अपने बिलव्ड को अ कश्मीरी गर्ल, मतलब उनकी जो बिलव्ड होती है ना, वो एक कश्मीरी गर्ल होती है। नेक्स्ट, ही स्पीक्स अबाउट पॉवर्टी। फिर सेकंड स्टेंजर में वो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी के बारे में, गरीबी
क्योंकि उस वो जो टाइम था ना, तो उस समय जो मिनिस्ट्रल सिंगर होते थे किंग के कोर्ट में, तो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो इसीलिए ये जो बेस्ड है ना, इसी पे बेस्ड है कि ये अपने लवर को समझाते हैं, इन्हें फ्यूचर के लिए एनकरेज करते हैं, और इनके मन में होप, आशा जगाते हैं कि अभी भले हम लोग की परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों की परिस्थिति और हम लोग बहुत अच्छी लाइफ बिताने वाले हैं। तो इस टाइप की कुछ इनकी जो लवर है वो अपने बिलव्ड से कहते हैं, उन्हें समझाते हैं। फाइनली ही अश्योर्स हिज बिलव्ड दैट सून दे विल सी बेटर डेज। एट द एंड ऑफ द पोएम पोएट प्रेजेंट्स द ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हिज बिलव्ड। और लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर उनके बिलव्ड के सामने रखते हैं, मतलब हैपनिंग समथिंग पॉजिटिव, है ना, कुछ पॉजिटिव होना फ्यूचर में, इस टाइप का उनके बिलव्ड के सामने बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि गिव अप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ बिताने वाले हैं। ओके, सो फिर हम लोग अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं पोएम का और देखते हैं क्या कुछ है। विथ सुरमा टिंज द ब्लैक आइज फ्रिंज ट्विल स्पार्कल लाइक अ स्टार। तो सबसे पहले ये जो पोएट हैं, जो लवर हैं, ये अपनी प्रेमिका से बोलते हैं। मैं एक चीज पहले बताना चाहती हूँ कि बस इसको ना हल्का सा इस तरीके से समझो कि जैसे फिल्मों में होता है ना कि जो हीरो होती है अपने मतलब हीरोइन को होप देते हैं, या फिर मतलब आशा देते हैं, कभी अगर अप डाउन होती है, फिल्मों में बहुत बार मूवीज में देखे होंगे, तो उन्हें समझाते हैं, उन्हें फ्रेज करते हैं, है ना, उनकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। तो बस इसमें भी वही चीज है। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कैजुअली समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी एक एक चीज। विथ सुरमा टिंज द ब्लैक आइज फ्रिंज। तो यहाँ जो इनकी बिलव होती है, मतलब बिलव्ड, तो वो अपने आंखों में सुरमा लगाती है। सुरमा लाइक आईलाइनर या फिर काजल भी बोल सकते हो। तो अपनी आंखों के बॉर्डर में काजल लगाती है। और ये जो लवर हैं उनके, जो मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि तुम अपने आंखों में, एक तो तुम्हारी आंखें पहले से ही बहुत खूबसूरत है, और फिर जब तुम इनमें काजल लगाते हो तो तुम, ये जो तुम्हारी आंखें है ना, ये बिल्कुल स्टार की तरह, तारों की तरह चमकती हैं, टिमटिमाती हैं। जैसे तारे आसमान में कितने खूबसूरत लगते हैं रात में टिमटिमाते हुए, तो वैसे ही कहते हैं कि जब, एक तो तुम्हारी आंखें पहले से ही बहुत खूबसूरत है, और जब तुम इनमें सुरमा लगाती हो, काजल लगाती हो, तो ये बिल्कुल तारों की तरह चमकते हैं। विथ रोजेस ड्रेस इच रेवन ट्रेस माई ओनली लव्ड दिलदार। और बोलते हैं जो तुम ड्रेस पहनी हो, वो जो रोजेस वाली जो ड्रेस पहनी हो, तो ये रेबल क्या होता है कि वो भी बिल्कुल चमक रही हैं। अ लार्ज ब्लैक बर्ड विथ शाइनी ब्लैक फेदर्स। एक लार्ज ब्लैक बर्ड जिनकी जो पंख है वो बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल ब्लैक और एकदम शाइन करती हैं, तो जो तुम रोज ड्रेस पहनी हो वो भी बिल्कुल शाइन, मतलब शाइन कर रही है उसी तरीके से। माई ओनली लव्ड दिलदार। और ये जो दिलदार वर्ड है ना, ये एक मुस्लिम वर्ड है ना, तो इसमें दिलदार, बिलव्ड को ही दिलदार बोला जा रहा है। ओके, तो इसमें जो लवर है वो अपने बिलव्ड को दिलदार एड्रेस करते हैं। दिलदार देयर्स मैनी अ वैल्यूड पर्ल इन रिचेस्ट ओमान सी। अब यहाँ पर जो ये लवर हैं, ये अपने बिलव्ड से कहते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं कि ओमान सी कहाँ पर है? अरेबियन सी, ओमान सी बोला जाता है। तो वहां पर बहुत ही वैल्यूड पर्ल पाए जाते हैं, मोती पाए जाते हैं, बेशकीमती मोती पाए जाते हैं वहां पर। तो अब वो कंपेयर करते हैं उस मोती से कि जो ओमान में जो मोती, जो पर्ल्स पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल रिचेस्ट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। रिचेस्ट यानी बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, कोई भी चीज बहुत रिच होते हैं। तो तुम उनसे भी उनसे भी तुम, यहाँ पर देख लेते हैं, बाय नन माई फेयर कश्मीरियन गर्ल।
लेकिन तुमसे ज्यादा वो फेयर नहीं है। वो जो मोती है, मोती कैसे होते हैं, बिल्कुल मोती जब लोगे ना हाथ में, तो उसका जो एक अलग ही टाइप का लेयर होता है मोती में, एकदम अलग ही टाइप का उसका ग्लेज होता है। तो अब ये कंपेयर करते हैं कि ओमान सी में इतने वैल्यूएबल पर्ल पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी फेयरनेस के सामने कुछ भी नहीं है, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने बिलव्ड को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं। ओ नन कैन रिवाइल दी। तो यही चीज बोलते हैं कि कोई भी तुम्हारे सामने कंपटीशन में खड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है स्टैंजर में। इन बुशरा देयर इज मैनी अ रोज विच मैनी अ मेड में सिक। बुशरा, अब बुशरा कहाँ पर है, सिटी इन इराक। तो बुशरा में बहुत अच्छे गुलाब पाए जाते हैं, रोज पाए जाते हैं, और उस रोज की चाह रखती है वुमेन उसको पाने के लिए, बिल्कुल मतलब क्रेजी क्रेजी होना। तो वुमेन जो है उनको उस रोज की ब्यूटी पाने के लिए बिल्कुल क्रेजी होती है। बट हु शैल फाइंड अ फ्लावर विच ग्लोज लाइक दैट अपॉन दाई चिक। लेकिन वो जो फ्लावर है, सोच सकते हो वो फ्लावर कितने खूबसूरत होंगे, कि जितनी भी वुमन होती है उसको पाने की चाह रखती है, लेकिन वो फ्लावर भी तुम्हारे सामने फीके हैं। तुम्हारे चिक जो है वो बिल्कुल उसकी जो लालिमा है उससे भी कहीं ज्यादा है। रोज की लालिमा से भी तुम्हारे जो गाल हैं वो उससे भी ज्यादा लाल है। रोज भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, वो भी बुशरा के रोज बहुत फेमस होते थे। लाइक दैट अपॉन दाई चीक। ये जो दाई है यू ये ओल्ड इंग्लिश है। इन बर्डन रियलर नीथ सनी स्काइज विथ विचिंग मिनिस्ट्रल्सी। अब ये जो वर्डंट होते हैं, वर्डंट क्या है कि फील्ड कवर विथ ग्रीन प्लांट्स और ग्रास, यानी ऐसे फील्ड जो बिल्कुल एकदम हरे भरे हों, एकदम ग्रीन किंगडम पूरी तरीके से कवर हो ग्रीनरी से। सो जो ये लवर है, जो पोएट है, वो बोलते हैं कि जो ग्रीनरी के ऊपर जो सन शाइन पड़ती है, सन लाइट पड़ती है ना, तो वो बिल्कुल मैजिक, एकदम मैजिक के समान दिखता है, कि कुछ मैजिक हुआ है, कुछ अनोखा हुआ है। इस तरीके का जो सूरज का रे है वो पड़ता है, सन रे पड़ता है कहाँ पर, बर्डंट में। We all favor find in all young eyes and all shall welcome thee। और जितने भी यंग आइज से मतलब है कि हम लोग एक दिन बहुत ज्यादा फेमस होंगे अपने सॉन्ग को लेके। तो उस दिन ये जो जितने भी यंग आइज हैं या फिर जितने भी पीपल हैं वो हमारा वेलकम करेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से बिल्कुल ये जो ग्रीन किंगडम है इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, पढ़ने के बाद ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसी तरीके से हम लोग भी जब गाना गाएंगे और फेमस हो जाएंगे तो सबको ही हमारा वेलकम करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अराउंड अस नाउ देयर्स बट द नाइट। लेकिन अभी ये नाइट से क्या मतलब है, मीन्स कि अभी क्या है कि अभी हम लोग के लाइफ में अभी उतना मतलब हम लोग का जो हालत है, मीन्स उतना अभी अच्छा नहीं, कि उस समय क्या था कि उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते थे जो सिंगर्स होते थे, और उन्हें उतना वैल्यू भी नहीं मिलता था, और वो पॉवर्टी भी फेस करते थे अपने लाइफ में। तो यही कह रहे हैं कि अभी हम लोग का जो लाइफ है वो उतना अच्छा नहीं है, रात से वही मतलब है। लेकिन द हेवन अलोन अबव, हम लोग से अभी जो हेवन मतलब स्वर्ग होता है, बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छे लाइफ से लिया गया है, अभी ये चीज हम लोगों से बहुत दूर है। लेकिन बट सून वी विल ड्वेल इन सिटीज ब्राइट। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग सिटी शहर में रहेंगे जाके और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे वहां पर। देन चीयर दी लव। और उन्हें उनका जो मन है वो बिल्कुल आशा से भर देते हैं और बोलते हैं अब हंसो, अब हंसो, अब मुस्कुराओ, लव। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द हार्ट एटर्नली इज ब्लेस्ड वेयर होप एटर्नल स्प्रिंग्स। जिस तरीके से मनुष्य का जो हार्ट होता है, जो दिल होता है,
वो मतलब होप से, पॉजिटिविटी से भरा होता है। जिस तरीके से स्प्रिंग सीजन आती है, बसंत ऋतु आते हैं और नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, तो उसी तरह से इंसान का भी जो मन होता है ना, वो पॉजिटिविटी से भरा होता है। और एक समय कभी भी नहीं रहता, टाइम हमेशा चेंज होती रहती है। देन हस दाई सॉरोज ऑल टू रेस्ट। और उसके साथ ही जैसे ही बसंत ऋतु आती है और जितने भी पत्ते होते हैं पुराने झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो उसी तरीके से एक आशा, एक होप होती है ना, उसी तरीके से हम लोगों के जितने भी सॉरोज है, जितने भी दुख है, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। वी विल ट्रीट द कोर्ट्स ऑफ किंग्स। हम लोग किंग्स के कोर्ट्स में गाना गाएंगे, है ना, हम लोग वहां पर सिंगिंग करेंगे। इन पैलेस हॉल्स आवर स्ट्रेंथ वी विल रेस देयर ऑल आवर सॉन्ग शैल फॉलो। और हम लोग वहां पर अपने जो गाने हैं, जो सॉन्ग्स है, वहां लोगों को सुनाएंगे, है ना। एटर्नल मीन्स होता है कंटिन्यूअसली, परमानेंटली। सो हम लोग किंग के दरबार में गाना गाएंगे। और हम लोग बहुत ज्यादा अपने जो भी सॉन्ग्स हैं, हम लोगों ने जितने भी सॉन्ग्स लिखे हैं, वो सारे हम लोग वहां पर पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। कम चीयर दी स्वीट फॉर बेटर बेटर डेज। तो अब वो अपने बिलव से बोलते हैं कि अब चीयर करो, अब हंस दो, क्योंकि इसके बाद अब हम लोगों का जो बेटर डेज, जो अच्छे दिन आने वाले हैं, उनका स्वागत करो। शैल डॉन अपॉन आवर वो। और हम लोगों की जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ने विप नॉट लव दाउ शुडस्ट नॉट वीप। और अब रोने का समय नहीं है, अब बिल्कुल भी मत रो। अब बिल्कुल आशा की जो आशा है, जो हम लोग के मन में जो ये एक होप है, वो बिल्कुल ही पूरी होगी। मतलब इसमें जो पोएट होते हैं, जो लवर होते हैं, वो अपने बिलव्ड को अपनी पॉजिटिविटी उसे ट्रांसफर करते हैं, उसे बताते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं, तो किसी भी हालत में गिव अप ना करें और लाइफ में हमेशा सक्सेस की ओर आगे बढ़े। द वर्ल्ड इज ऑल आवर होम। ये जो पूरी दुनिया है, ये हमारा घर है एक तरीके से। Life's watch together we shall keep, we will love wherever we roam। लाइफ चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम लोग साथ में जिएंगे, या दुख हो या सुख हो, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ मिलके रहेंगे प्यार से। Like birds from land to land, we will range and with our sweet sitar। जैसे कि बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी शहर जाएंगे और वहां जाके बेहतर जिंदगी हम लोग जिएंगे। और हम लोगों की जो सितार, लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम लोग अपने स्वीट सितार की तरह, जिस तरीके से हम लोग सितार बजाते हैं या फिर गाने गाते हैं, तो वैसे ही हम लोग शहर में जाएंगे और हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। आवर हार्ट्स द सेम दो वर्ल्ड्स में चेंज। भले ये पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का जो दिल है, वो बिल्कुल एक ही जैसा रहेगा। हम लोग एक दूसरे से इसी तरीके से एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक साथ रहेंगे। वी विल लिव एंड लव दिलदार। हम लोग एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे होल लाइफ। ओके। सो ये जो पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो ये यहीं पर खत्म होती है, और मैं इसके एमसीक्यूज भी अब लाते रहूंगी, और अब कंटिन्यूस मेरी वीडियोस मिलेगी आप लोगों को, और मैं इसके एमसीक्यूज भी लाती रहूंगी। और क्वेश्चन राइटिंग, हाउ टू राइट क्वेश्चंस, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, है ना। कभी कभी होता है ना, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा होता है, तो उसको किस तरीके से डील करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके। तो फिर आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।